बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में बसे। 4 राज्यों में चुनावों के नतीजे सामने आ गए। नतीजे ऐसे आए जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। हिंदी भाषी पट्टी के 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा की सुनामी सी आ गई। मध्य प्रदेश में भाजपा 150 पार कर गई, तो छत्तीसगढ़ में सारे पूर्वानुमान धरे रह गए। यहाँ भी भाजपा सरकार बनाने के करीब। पिछली बार 90 में 68 और उसके बाद उपचुनाव में 71 सीटों पर कब्जा करने वाली कांग्रेस 35 सीटों के आसपास सिमट गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई अभिजीत दिग्गज और छत्तीसगढ़ में कई मंत्री चुनाव हार गए। नतीजों के बाद बीजेपी के खेमे में जश्न है, वो इसे मोदी मैजिक बता रही है। मैं आप सबके अनथक परिश्रम को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं, मुकुट मणि है। वो एमपी के मन में भी है और वो देश के दिल में भी है। उनके प्यार आशीर्वाद के कारण और उनके प्रति जनता का अगाध विश्वास और अधिक श्रद्धा के कारण जो उन्होंने गारंटी दी, जनता ने विश्वास किया। भारत की राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास बना है। इस इतिहास के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को आज जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत के आशीर्वाद दिया है। इसमें कोई संदेह भी नहीं कि दोनों राज्यों में मोदी मैजिक जमकर चला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में बीजेपी का चुनाव प्रचार पीएम मोदी के नाम और उनकी सरकार के नाम पर फोकस रहा। डबल इंजन की सरकार का नारा चुनाव में जमकर गूंजा। तर्क दिया गया कि जब केंद्र और राज्य में दोनों पार्टियों की सरकारें होती है, विकास की गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है। मोदी मैजिक के आगे दोनों राज्यों में कांग्रेस की ओपीएस, जातिगत जनगणना, कर्ज माफी, सस्ते गैस सिलेंडर, केजी टू पीजी, फ्री एजुकेशन, फ्री और सस्ती बिजली के लोक लुभावन वादे भी हवा में उड़ गए। शायद यही वजह है कि कांग्रेस इसे जनादेश मानकर सहज रूप में स्वीकार कर रही है। प्रजातंत्र के इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है, वो उस पर खड़े उतरेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इन चुनावों को अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव के रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है। तय है, चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव पर भी असर डालेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अंदरूनी सियासत पर भी इनका असर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगला सीएम कौन होता है, ये भी देखने लायक होगा, क्योंकि दोनों राज्यों में भाजपा ने ये चुनावी किसी स्थानीय नेता नहीं, पीएम मोदी के चेहरे पर लड़े हैं। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में भी ये नतीजे खलबली पैदा कर सकते हैं। एमपी में पीसीसी चीफ कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। असेंबली कप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम एजेंडा असेंबली कप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। और अब स्थितियां शीशे की तरह स्पष्ट हैं। असेंबली कप भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली कप जीता है, बल्कि बेहद धुआंधार तरीके से जीता है। और नतीजे मध्य प्रदेश में अनुमान से ज़्यादा, छत्तीसगढ़ में अनुमान से ज़्यादा और राजस्थान में अनुमान के अनुसार आए। अगर इस पूरे तीनों राज्यों के चुनावों में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई फैक्टर है जो कॉमन है, वो है मोदी मैजिक। क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर योजना है तो वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। तो 2 ऐसे राज्य जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, वहां सरकार को अपदस्थ किया, और जहां सरकार थी वहां सरकार को और बड़े मतों से विजयश्री दिलाई। ये मोदी मैजिक है।
मोदी ने मध्य प्रदेश को खत लिखा था, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा वादे वफा, और मध्य प्रदेश की जनता ने मोदी के साथ अपनी जुगलबंदी दिखाई। जहां कांग्रेस इन नतीजों से हैरानी में है, और हैरानी में होना लाजमी है क्योंकि मॉडल स्टेट था छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस बहुत आश्वस्त थी कि बहुत अच्छी बहुमत से सरकार बनाएगी। बाद में यह भी हुआ कि कांटे की टक्कर है, लेकिन कांटा कब निकल गया पता नहीं चला। और छत्तीसगढ़ में 36 गुण में एक भी गुण नहीं मिला जनता से उनका। इवन जनता ने 36 का आंकड़ा बना लिया। और राजस्थान में राजशाही फिर भारतीय जनता पार्टी को मिली। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नतीजे बेहद शानदार हैं। कर्नाटका में जिस प्रकार से मोदी और केंद्रीय नेतृत्व फेल हुआ था, वो उस पर अब मुहर लग गई है कि मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। तो चर्चा के पहले एजेंडा के मुख्य बिंदुओं पर एक निगाह डालते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत के क्या मायने, हालांकि राजस्थान भी इसमें जोड़ सकते हैं। क्या मोदी की लहर पड़ रही सभी सियासी हवाओं पर भारी? मोदी मैजिक पर मिली जीत के बाद कौन होगा सरताज? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव का रिहर्सल माने जाएं ये नतीजे? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। सीधा रुख करूंगा अपने मेहमानों की ओर। अजय धवले, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र पैगबार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की धरती पर बहुत सटीक और पैनी नजर रखने वाले पत्रकार हैं धर्मेंद्र जी। और जिस प्रकार से एक समय पे बॉलीवुड में धर्मेंद्र जी सुपर हीरो के तौर पर जाने जाते थे, मैं इन्हें सुपर पत्रकार की संज्ञा देता हूं। बहुत सारे मामलों में इनके पूर्वानुमान और करंट की जो स्टोरी थ्योरी है वो बहुत फिट बैठती है। देखिए, एक बड़ी बम्पर जीत मिली, शुरुआत में आपसे करूंगा, लेकिन इस बम्पर जीत में अच्छे अच्छे दिग्गजों की चूलें हिल गई, कांग्रेस में भी और भारतीय जनता पार्टी में। मतलब अब व्यक्ति से ज्यादा संस्थागत हो रहा है चुनाव कि भारतीय जनता पार्टी को जिताया, कांग्रेस को भी बहुमत मिला, लेकिन आप देखें कांग्रेस में जीतू पटवारी जैसे दिग्गज हार गए, कांग्रेस में सज्जन सिंह वर्मा जैसे दिग्गज हार गए, कक्काजू, गोविंद सिंह, ऐसे ही फहरिस्त इसमें भारतीय जनता पार्टी में है। कमल पटेल, अरविंद भदौरिया, राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, सुरेश राठखेड़ा, सिसोदिया, प्रेम सिंह पटेल, राहुल लोधी, और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पीछे, मीना सिंह पीछे, रामकिशोर पीछे, ये सब हारने के कगार पे। तो एक संस्थागत चला, मतलब जैसे पहले होता था कि दिग्गजों का चुनाव, क्षत्रपों का चुनाव, अब वो चुनाव राष्ट्रीयता की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मतलब व्यक्ति हारे लेकिन पार्टी जीत रही है। क्या कहें? देखिए, निश्चित तौर पर ये चुनाव नतीजे आए हैं, अप्रत्याशित हैं, वो खुद भाजपा नेतृत्व के लिए भी अनपेक्षित हैं। इतनी उम्मीद तो खुद भाजपा ने नहीं की थी कि इतनी बम्पर जीत होगी। चुनाव के बाद और नतीजों के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब पत्रकारों को बुलाकर बातचीत की थी, तो ये बहुत संकोच के साथ वो कह रहे थे कि हम बहुत कंफर्टेबल बहुमत प्राप्त कर लेंगे, हम बहुत कंफर्टेबल जीत प्राप्त कर लेंगे। कोई भी भाजपा का नेता ये नहीं कह रहा था कि हम बम्पर जीत करेंगे, हम 150 पार होंगे, क्योंकि भाजपा हर चुनाव में नारा देती है 200 पार, 150 पार, अब की बार फला सरकार। लेकिन इस बार खुद भाजपा, क्योंकि लगभग 20 साल से भाजपा की सरकार थी, लगभग 15 महीने हटा दें तो लगभग 20 साल ही माने जाएंगे, खुद भाजपा को ऐसा लग रहा था कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी है, कोई चेहरा सामने नहीं था। पूरा चुनाव भाजपा ने राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम पर लड़ा। ये एक अलग बात है कि शिवराज जी ने हर चुनाव से ज़्यादा इस बार मेहनत की। वो रात को सिर्फ 2.5 घंटे सोए, और ऐसा उन्होंने कहा भी कि चूंकि मैं खुद प्रत्याशी नहीं था मुख्यमंत्री पद का, तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि जिस पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया मैं ज़्यादा मेहनत करूं। लेकिन ये जो चुनाव नतीजे हैं, ये निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम पर और उनके चेहरे के नाम पर हुई जीत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से कई ऐसे चेहरे भी चुनाव। एक प्रश्न और तत्काल भूल जाऊंगा मैं कि
क्या अब ये माना जाए कि पहले जैसे नरेंद्र मोदी जी को ये माना जाता था कि भाई वो लोकसभा चुनाव का चेहरा है, तो अब नरेंद्र मोदी जी प्रादेशिक स्तर पर भी एक जीत कराने का मादा रखते हैं। छत्तीसगढ़ उसका, देखिए छत्तीसगढ़ में भी सेम कैंपेन था, कहीं कोई स्थानीय नेतृत्व नहीं था, राजस्थान में भी था, तो मतलब एक बड़ी मोहर तो लगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम पर और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा और उसका यह प्रयोग सफल रहा। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। और IND-24 के दर्शकों को ये मालूम होगा कि तेलंगाना जैसे राज्य में, एक दक्षिण भारतीय राज्य में, वहाँ के मुख्यमंत्री KCR भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से चुनाव हार गए 11,000 वोटों से। बिल्कुल ठीक है। तो ये चमत्कार, ये जादू नरेंद्र मोदी के नाम का था, नरेंद्र मोदी के नाम का है। और जो हमारे विपक्षी मित्र हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि वे नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेतृत्व तैयार करें। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को, उनकी पार्टी को, उनकी विचारधारा को भला बुरा कहने से कुछ हासिल नहीं होगा। आपको ऐसा नेतृत्व, ऐसी टीम, ऐसे लोग तैयार करना पड़ेंगे जो भाजपा संगठन और उसके नेताओं के बराबर में खड़े हो सकें। आप देखिए कि जब 2019 के चुनाव नतीजे आए थे तो फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि विपक्षी दलों को 2028 की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। 2024 की तैयारी, हाँ 2024 की 14 के नतीजों के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि 2024 की तैयारी करनी चाहिए। मैं IND-24 पर बैठकर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ जर्नलिज्म का, बहुत सारी चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में और न केवल पूरे देश में विपक्षी दलों को आने वाले 10 सालों के लिए, मतलब एक चुनाव छोड़कर अगले चुनाव के लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए। NP प्रजापति का भी नाम दूसरा हमारे में लोगों एक की नाम लिस्ट में जुड़ गया है। नवीन जी ने बोला कि कई बड़े चेहरे चुनाव हार गए। मैंने, नवीन जी आपने पढ़ा भी होगा, मैंने लिखा भी था कि दोनों दलों के कई रसूखदार, कई नामी लोग चुनाव हारेंगे। आप देखिए तेंदुखेड़ा से संजय शर्मा चुनाव हार गए। उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव के ठीक पहले हेलीकॉप्टर लेकर नरसिंहपुर जिले के एक मंदिर में गए थे। एक संत ने बुलाया संजय शर्मा जी को, बात हुई। संजय शर्मा जी बोल रहे थे कि मुझे कमलनाथ जी ने नरसिंहपुर, जबलपुर जिताने की जिम्मेदारी दी है, मैं मंत्री बनूंगा। और वे एक अनाम से चेहरे विश्वनाथ सिंह, सही बात, मुलायम दादा से चुनाव हार गए। और ऐसा चुनाव नहीं हार गए कि 500 वोट से हार गए, 12,000 से ज्यादा वोट। तो जो भी रसूखदार लोग, संजय शर्मा कांग्रेस की भाजपा से गए थे और मुलायम सिंह, विश्वनाथ कोराव कांग्रेस से भाजपा में आए थे। और फिर आप देखिए कमल पटेल, आप देखिए नर्मदा प्रसाद प्रजापति, NP प्रजापति टिकट कटवा कर अपनी पार्टी के एक व्यक्ति का चुनाव लड़ा और तीसरे नंबर पर आए। KP सिंह कक्काजू, उनकी पार्टी ने उन पर इतना भरोसा कर लिया था। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, हालांकि ये चर्चा लंबी है, सीधा मैं पहुंचूंगा पवन जी के ऊपर। पवन जी को समझ में, हालांकि पवन जी पिछले पूरे सालों की चर्चा में पवन जी को समझ में नहीं आया कि जिन प्याज महंगी होने पर सरकार चली जाती थी, गैस सिलेंडर महंगे होने पर सरकार चली जाती थी, बेरोजगारी पे सरकार चली जाती थी, महंगाई पे सरकार चली जाती थी, करप्शन पर सरकार चली जाती थी, स्थानीय करप्शन पर, जिन मुद्दों पर सरकार जाती है भारतीय जनता पार्टी है कि जाती ही नहीं है। आखिर क्या खाती है ये? पवन पटेल जी हमेशा से पूछते रहते थे ऐसा ही ये क्या करते हैं। तो पवन जी समझना पड़ेगा कि आप इन मुद्दों पे चले जाते थे, लेकिन जिन मुद्दों की वजह से आपको रहना चाहिए था वो मुद्दे आपके पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास, जब भले ही आप उसे छद्म राष्ट्रवाद कहें, लेकिन इनके पास एक राष्ट्रवाद, एक बात है, इनके पास बहुसंख्यक वर्ग की जो आस्था है उसके साथ एक समर्थन है इनका। वो देख लीजिए आप, रामेश्वर शर्मा 1 लाख वोटों से जीते। तो तुष्टीकरण का एक जो आरोप आपके ऊपर लगता है वो कहीं ना कहीं अब नई पीढ़ी के ऊपर वो दिमाग में अच्छे से छप गया है। आप क्या कारण मानते हैं, क्या हुआ है, नतीजे ऐसे क्यों हुए? नहीं, सबसे पहले तो मैं जो भी जनाधार मिला है उसको स्वीकार करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ उसकी जीत के लिए। और दूसरा, मैं ये भी चाहता हूँ कि हर व्यक्ति सोचे कि कौन सा ऐसा मैकेनिज़्म था जिस कारण से, मुझे तो आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला जो इस तरह के रिजल्ट की कल्पना किया हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे आम जनता हो। जहाँ जहाँ मैं गया चुनाव के समय भी
एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते जितना मेहनत कर सकता था की हमने, लेकिन हमें कोई भी एक व्यक्ति नहीं मिला। जीत हार हो सकती थी, नेक टू नेक फाइट हो सकती थी, सब बोलते थे 116, 120, 125 होती थी, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म क्या काम कर रहा है कि इस तरह के प्रत्याशी सुनामी चल रही है, ये एक बड़ा चिंता का विषय और हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। अगर उनका विश्वास संविधान पे है, अगर उनका विश्वास देश पे है, तो उस पर करना चाहिए। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि सुबह जब मैं उठता हूँ और शाम को जब सोता हूँ, उसके उस तारतम्य में हम आंकड़ों की बाजीगरी में नहीं जाते। मैंने पहले बोला कि एक आम आदमी की हैसियत से मैं सोचता हूँ आंकड़ों की बाजीगरी में भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। ये सब चीज़ें ऐसी बढ़ा देंगे, महंगाई है नहीं, अभी दोपहर में डिबेट हो रही थी तो पता नहीं कब एक बार सिलेंडर कभी बढ़ा होगा मनमोहन सिंह जी के समय, तो उस बढ़े हुए रेट को मान लिए। आदमी को एवरेज निकालना चाहिए कि मनमोहन सिंह जी के समय में कितना तेल का रेट पूरे 15 साल 20 साल बढ़ा रहा, क्या कि एक बार बढ़ा रहा। तो कई सारी चीज़ें ऐसे हैं कि हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। हम तो सिंपल सी बात करते कि जब हमारा 2-4 होता है महंगाई से, पहले प्याज के रेट में सरकारें बदल जाती थी। अब अगर कमलनाथ जी के 15 महीने के काम बता दीजिए, अगर उन्होंने किया, बिजली अगर सस्ती दी, 100 रुपये में यूनिट बिजली दिया, तो गलत काम किया क्या? अगर उन्होंने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की बात कही तो गलत किया क्या? अगर उन्होंने 1000 गौशालाओं का निर्माण किया तो गलत किया क्या? 27 लाख किसानों का कर्ज माफी की तो क्या गलत किया क्या? तो मुझे ये समझ में नहीं आता। पवन जी का नटशेल में गाना ये है कि हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। हालांकि पूछ वो जनता से रहे, आप चाहो तो जवाब दे सकते हो धवले जी। बैकग्राउंड में ऐसे ही बज रहा है, उसको अगर मैं स्वरबद्ध कर दूं तो यही गाना चाह रहे हैं, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमसे मिली। अच्छी बातें करने की ये नतीजे दे रहे हैं आप। आपके माध्यम से पवन जी को उत्तर देना चाहूंगा कि पवन जी देखिए, आपकी लीडरशिप जनता के साथ में धोखा नहीं करती, आपकी लीडरशिप खुद की लीडरशिप के साथ में धोखा करती है। गांधी परिवार के दरबारी होने के लिए कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो रीजनल लीडरशिप थी उसको पूरा खत्म कर दिया। आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी चुनाव से गायब थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी चुनाव से गायब थे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया अपने क्षेत्र में सीमित थे, विवेक तनखा जी बड़े लॉयर हैं लेकिन बड़े नेता भी हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में कितनी सभाएं की। तो कुल मिलाकर अपने अपने बेटों की राजनीति सेट करने के लिए मध्य प्रदेश की जनता के सामने जो दिखावा किया गया कि हम मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी। दिग्विजय सिंह अपने बेटे की राजनीति सेट कर रहे थे, कमलनाथ जी अपने बेटे नकुलनाथ की राजनीति सेट कर रहे थे। लेकिन कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा की तो सारी सीटें बचा ली, लेकिन आजू बाजू के बैतूल की देखिए, सिवनी की देखिए, बालाघाट की देखिए, कमलनाथ जी कहीं प्रचार करने ही नहीं गए, या प्रचार भी किया होगा तो बेगम से प्रचार किया। आप कहते हैं कि हमने सारा काम किया या हमने गौशालाएं बनाए, हमने देखिए मध्य प्रदेश की जनता या देश की जनता आज उसको विकास चाहिए, लेकिन वो विकास टुकड़ों में बटा हुआ नहीं चाहिए, उसको राष्ट्र के विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद भी चाहिए, उसको देश सर्वोपरि की भावना भी चाहिए। और कांग्रेस जब जब देश सर्वोपरि और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना आती है तो आप मोदी जी के ऊपर लांछन लगाते हो। वो प्रधानमंत्री भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में जिसे 12 राष्ट्रों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, ऐसे प्रधानमंत्री को आप पनौती बोलते हो। ऐसे प्रधानमंत्री को एक शब्द में सम्मान देना, शब्दों से सम्मान देना दूर, आप उसके लिए कैमरा जीवी और क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते हो। तो देश की जनता समझदार है, वो अपने प्रधानमंत्री का अपमान और अपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर पर्सनल अटैक ये सहन नहीं करेगी, क्योंकि बड़ी आशाओं आकांक्षाओं के साथ में पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री मिला है जो जन आकांक्षाओं का सम्मान करता है, गरीब कल्याण करता है और उन्हीं जन आकांक्षाओं सम्मान और गरीब कल्याण की वजह से बार बार चुन के आता है। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है कि जिसको विश्व का समूचा नेतृत्व मान रहा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे। देखिए, महंगाई मुद्दे हो सकते हैं लोकतंत्र में, लेकिन महंगाइयों को काउंटर करने के लिए मैकेनिज्म है, काउंटर हो सकता है। लेकिन देश का जमीर अगर कांग्रेस पार्टी जैसा सीपीआई के साथ में, सीपीआई पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ में आपको एग्रीमेंट करना पड़ता है, तो देश की जनता आपको लगता है ये देखती नहीं है। आप पैलेस्टाइन और इजराइल की लड़ाई हो रही है और आप हमास का समर्थन कर रहे हो, जबकि आपको एक राष्ट्रवादी देश के साथ में खड़ा होना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैंड था उसके साथ में खड़ा होना था। लेकिन आप चलते चुनाव में हमास जो एक आतंकवादी संगठन है उसके लिए आपकी एआईसीसी की वर्किंग कमेटी रिजोल्यूशन पास कर ली थी। तो निश्चित रूप से देश की जनता ये देख रही थी। जी राहुल जी एक बार चले उधर से जी, वैसे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोला जाता है, लेकिन वो उल्टे चले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले पवन जी, तो इधर कर्नाटका हिमाचल जीत गए। उसके बाद क्या हुआ, आपने बिठा दिया उन्हें घर, इधर से और चलाते पूरब से पश्चिम, जैसे था भारत जोड़ो में उन्होंने क्या ऐसा जोड़ा, बीच में चली भी थी चर्चा, आधा नहीं जोड़ पाए। उन्हें मध्य भारत में यहाँ से 100-200 किलोमीटर गुजरे बड़ा था मध्य प्रदेश। समझना पड़ता कि देश में और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। ये जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो, रोटी कपड़ा और मकान के बाद भी इस देश, ये देश आह्लादित और आनंदित रहता है त्योहारों से,
ये उत्सव धर्मिता का देश है। जितना आनंद इस देश में नवदुर्गों और गणेश पूजा और दीपावली दशहरे के दौरान होता है, आप देखो हमसे ज़्यादा हमारे जो गरीब भाई बहन है वो प्रसन्न रहते हैं। तो ये समझना पड़ेगा, ये आस्थाओं का देश है, ये परंपराओं का देश है। ये GDP इकोनॉमी और फलाना ढिमका वो ठीक है, ट्रिलियन कर लो, ये कर लो, ये चीज़ें कहीं ना कहीं छूट गई हैं आपसे। और उस चक्कर में आप लोग तो लोकतंत्र खतरे में, संविधान बचाओ और फलाना खतरे में। हालांकि जो आप सवाल उठा रहे हो बड़े जायज़ हैं, लेकिन ये मैकेनिज्म का आपके पास अब तोड़ क्या है? नहीं, तोड़ देखिए, तोड़ ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का समाप्त हो गया है, तोड़ नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व तो फिर से पार्टी के सभी लोग बैठेंगे, अगर कुछ गलतियां हो गई होंगी, कुछ कमियां रह गई, नेतृत्व तो बदल क्यों नहीं देते? बार बार बैठता है उसको। नहीं, गांधी परिवार को कांग्रेस से माइनस नहीं किया जा सकता, इनका DNA बदल सकता है, लेकिन गांधी परिवार ने तो बलिदान ही सबसे ज्यादा थे, उस बलिदान को बदल दो आप। बलिदान अब आप जीत गए तो तुरंत खानी बताओगे। यही मोदी जी बोले थे कि महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मगर अब की बार मोदी सरकार, उस महंगाई का क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, क्या हुआ? यही तो बोल रहे हैं कि किस मैकेनिज्म के कारण जीत रही है। हमें ये सोचने वाली बात है, किसी न किसी मैकेनिज्म काम कर रहा है, और जिस दिन उस मैकेनिज्म का पोल पट्टी खुलेगी उस दिन पूरी दुनिया के सामने हो जाएगा। आप बोलोगे महंगाई हुई, बहुत हुई महंगाई, बार अपनी बार मोदी सरकार और आपकी सरकार बन जाएगी। आप बोलोगे हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, फिर बोलोगे जाके पकौड़ा खिलाओ, आपकी सरकार बन जाएगी। पे सवाल उठा रहे हैं तो मतलब कह दो ना। बात देखिए, मेरी बात, मैं आंसर कर रहा हूं, मेरी बारी थी, मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, उसके पहले आपको लाडली बहना की याद नहीं आएगी? लाडली बहना को आपने सोचा आप 8 दिन में 4 बार कर्जा ले लो, कर्जा के दलदल में धकेलते जाओ। आपकी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं कि कर्जा कैसे कम होगा, किस दिशा में देश को लेके जा रहे हो? बेरोजगारी का क्या आलम है? आप बिजली के बढ़े हुए बिल वसूल रहे हो आम जनता गरीब से। किस तरह के हालात इस देश और प्रदेश में बन गए, मैं पूरे प्रदेश में घूमा हूं। इस तरह का कभी रिजल्ट का अप्रत्याशित नहीं था, ना इस तरह का रिजल्ट आना चाहिए था। वो जो मैकेनिज्म काम कर रहा है, मैं किसी को यहां बोल सकते हो, आप सरकार हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप सरकार हो, आपने बोला जनता मूर्ख है, आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैंने बोला कि जो मैकेनिज्म काम कर रहा है, इनडायरेक्टली वो EVM पर सवाल उठा रहे हैं, मैकेनिज्म काम कर रहा है। इनडायरेक्टली कह क्यों नहीं देते मैकेनिज्म? EVM पे सवाल उठा। हिमाचल जीत जाते तब EVM कहा जाती है। वो तो दुनिया देखेगी, अब जिस दिन खुलेगी पोल पट्टी उस दिन समझ में आ जाएगा क्या है। आप महंगाई आप देखते हैं ना कि किस तरह आप पूरी करोगे। अब लाडली बहना का बंद कर दो, लाडली बहना गिराते अब 1 मिनट बोल जी धबले जी। नवीन जी, आपकी स्क्रीन पर एक 163 का आंकड़ा दिख रहा है। 163 में मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 32 लाख लाडली बहना है। तो आपको लगता है कि सारी की सारी लाडली बहनाओं ने वोट किए और सारे लाडली बहनाओं के वोट भाजपा को मिले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, या हुआ भी है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में जहां लाडली बहनाएं नहीं है वहां से भी भाजपा को वोट मिला। कहीं हम स्वीप कर गए। छत्तीसगढ़ का उदाहरण देख लीजिए, राजस्थान का उदाहरण देख लीजिए। यह सिर्फ एक स्कीम की वजह से नहीं होता। देश की जनता को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपकी लीडरशिप के ऊपर क्रेडिटेबल लीडरशिप होनी चाहिए। कांग्रेस के राहुल गांधी जी चिट थमा देते हैं लोग और भाषण दे देते, पता नहीं चलता क्या बोल रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बोलते छत्तीसगढ़ से हमारी सरकार जारी, राजस्थान से हमारी सरकार जारी। ऐसा अगर आपके पास नेता है और देश की जनता देख रही है, कहीं एक हैशटैग चल जाता है पनौती और इनको लगता है प्रधानमंत्री जी के ऊपर लांछन लगा दिया जाएगा। तो अब ये सवाल ये है कि जो चूंकि भारतीय जब टीम हारी थी प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, तो प्रधानमंत्री जी पनौती थे, तो हमने कहा कि टीम पे मत जाओ, पार्टी हो पार्टी पर रहो, चुनौती है। तो भाई भारतीय टीम हारे जीते, तुम अपनी हार जीत से वास्ता रखो। और ये हार जीत सिर्फ और सिर्फ जनता की हार जीत नहीं है। मेरा दर्द पवन जी जैसे लोगों के साथ है। क्या है, अच्छे लोग हर दल में, पवन पटेल जैसे सक्रिय लोग, निष्पक्ष लोग हर दल में हैं और इन्हीं की वजह से राजनीति चल रही है। लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व के गलत निर्णयों से, जैसे वो सुरजेवाला आए और वो एक और मैडम आई सुप्रिया श्रीनेत्र, वो त्रिनेत्र नाम रख लो उनका, तीसरा नेत्र, वो आए ऊपर से 4 उनके अपने एजेंडे, यहाँ का सारा मीडिया मैनेजमेंट इनका खूंटी पे टांग दिया। हिंदी में वो बात ही नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े होटलों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये जब तक ये लोग कांग्रेस की संरचना में रहेंगे, जब तक ये कार्यकर्ताओं के सिस्टम पर नहीं आएंगे। वहां मोदी जी आते हैं 1 लाख कार्यकर्ताओं संवाद करते, इनके लोग आते हैं। तो ये बेसिक फर्क जो मुझे दिख रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है। सर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर भाजपा और कांग्रेस में जो मूल अंतर है वो संगठन और उसकी कार्यपद्धति को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 2 केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश भेजा, वो बहुत सहज और सुलभ थे। भाजपा कार्यालय में, मीडिया सेंटर में उनसे आम पत्रकार की, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े चैनल का, बड़े अखबार का पत्रकार ही आएगा और उनसे मिलेगा। लेकिन सुरजेवाला जी से मिलने के लिए
उनको ढूंढना पड़ता था, जुगाड़ लगाना पड़ती थी कि अगर सुरजेवाला जी, वो सुरजेवाला जी जो जन नेता नहीं है, जो खुद चुनाव नहीं जीते, खुद हार गए, खुद विधानसभा का चुनाव हार गए। ऐसी स्टेट में जो भाजपा की स्टेट है, 20 साल से जहां पे भाजपा का राज है, जहां पे भाजपा के 28 सांसद हैं, उस राज्य में आप आए हो तो आपको ज्यादा सुलभ, ज्यादा सरल होना चाहिए। आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहा हो, आप अपनी बातों, आप चीजों को समझने की बजाय अपनी बातें थोपने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस इस पूरे चुनाव में सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ना चाहती थी कि वो भाजपा को गाली देगी, वो लोग भाजपा को हराना चाहते हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, लोग हमें वोट दे देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम कैसे चेहरे देंगे, हम कौन लोगों को आगे लाएंगे, ऐसी कोई रणनीति कांग्रेस नहीं ला पाई। उस जनता तक वो बात नहीं पहुंचा पाई कि जनता उन्हें वोट क्यों दे। कांग्रेस अपनी बात को मध्य प्रदेश के आम मतदाताओं को नहीं समझा पाई और इस पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए। फिर बात आई थी कांग्रेस और भाजपा के संगठन की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भले ही 1980 में बनी हो, लेकिन 1948 से जब से जनसंघ बना, या उससे पहले हिंदू महासभा थी, फिर 80 में भाजपा बनी, लोग वही है और उसके पीछे भी संघ है कि जो उनके यहाँ कार्य पद्धति है कि एक सिस्टम काम करता है। उस सिस्टम में आप किसी भी व्यक्ति को उठाकर जिले का अध्यक्ष या प्रदेश का अध्यक्ष बना दो, लेकिन वो काम करेगा उसी पद्धति से। उसका एक सिस्टम काम करता है। जैसे कि हम इस चैनल में बैठे हैं तो यहाँ पर एक सिस्टम काम कर रहा है। मैं नहीं होऊंगा, कोई और होगा तो भी वो सिस्टम काम करेगा। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। सुरेश पचौरी थे, पहले अरुण यादव थे, अरुण यादव हटे, सुरेश पचौरी आए तो पूरे घर के बदल डाले। पचौरी जी थे, कमलनाथ जी आए, उन्होंने, भूरिया जी आए, उनने बाकी को बदला, अपने लोग ले आए। कई काम करने वाले, कई अच्छे लोग कांग्रेस में हाशिए पर धकेल दिए गए। जब भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग की बात कर रही है, एक साढ़े 18 साल से पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री है और ऐसा मुख्यमंत्री जो मेहनत के मामले में परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, जनता का नेता है, 5 बार का सांसद है, 16 साल का मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए आपको वैसे जमीन से जुड़े नेता, सुलभ नेता और जो ऐसे लोग जो कि मध्य प्रदेश की नब्ज को पहचान सकें। समय के अंतिम चरण में, समय सीमा के चलते ये चर्चा समाप्त करूंगा। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो मुझे एक कविता याद आ रही है, पुष्प की अभिलाषा। वर्तमान समय के जो रिजल्ट हैं उसमें जो जनता की अभिलाषा कुछ इस टाइप से निकली है कि चाह नहीं सुरजेवाला की बातों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं राहुल प्रियंका के हाथों में आऊं, मुझे वोट देना है उसको जो भाइयों बहनों की बात करे, मुझे वोट देना है उसको जो जनता के जज्बात कहे। तो मोदी जी का कनेक्ट है, जो कनेक्ट है वो करेक्ट है, बस इतनी सी बात है। बाकी सब एक्ट है। तो अब सब अपने अपने एक्ट खत्म कर लिए, अपने अपने बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ, कहीं और शराब देंगे अब सुरजेवाला जी। यहाँ की मीडिया को तो उन्होंने दिया ही है, खासकर छोटी मीडिया को। IND एजेंडा, असेंबली कब क्या IND एजेंडा में नहीं। आप बन रही IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।